एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स वाले चैप्टर के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। देखो मैंने अच्छे से ये चीज लर्न कराई थी। रेड लिटमस से अगर कोई भी चीज बी यानी कि ब्लू में चेंज होगी तो ऑब्वियसली वो बी यानी कि बेसिक ही होगा। और बेसिक सॉल्यूशंस का पीएच क्या होता है? हमेशा 7 से ज्यादा होता है। तो यहाँ पर तो 1, 4, 5 इनका पीएच है 7 से कम, तो ऑब्वियसली ये सब के सब एसिडिक है। हमसे क्या पूछा गया है? बेसिक, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक ही है यानी कि डी। पीएच 10 है विच मीन 7 से ज्यादा है, तो ये बेसिक होगा। ये बेसिक है इसीलिए ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। द सोल्यूशन कंटेन्स, देखो एक सोल्यूशन है जिसकी रिएक्शन हो रही है क्रश्ड एग शेल्स के साथ। अब एग शेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? सो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। ठीक है, जैसे ही इसकी रिएक्शन इसके साथ हुई तो एक ऐसी गैस रिलीज हुई जो लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिल्की टर्न करती है। कौन सी गैस होती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज होगी? जब यहाँ पर एक एसिड होगा। क्योंकि हमने ये सेकेंड चैप्टर में अच्छे से रिएक्शन पढ़ रखी है। कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तभी जाके CO2 गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पर विच मीन्स एसिड कौन सा है? ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, विच मीन्स बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ NaOH, ठीक है, इज न्यूट्रलाइज्ड, इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, NaOH की रिएक्शन होती है HCl के साथ, आपको पता है दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, NaCl बना देते हैं जो कि सॉल्ट होता है। यहाँ पर हमने 10 मिलीलीटर इसका लिया है और 8 मिलीलीटर इसका ले रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है, द अमाउंट HCl सोल्यूशन, ठीक है, the same solution as before required to neutralize it will be, ठीक है, अमाउंट ऑफ होना चाहिए द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन। कितना HCl सोल्यूशन हमें यहाँ पर चाहिए है? तो देखो यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 10 ml इसका लिया तो न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 मिलीलीटर चाहिए हुआ। अब मैंने क्या करा? इसका दुगना कर दिया। तो मुझे कितना ये चाहिए होगा? यही पूछा गया है तो उसका भी दुगना कर दो ना, सिंपल। कितना चाहिए? 16 ml। आंसर देखो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, Which one of the following types of medicines is used for treating indigestion? अच्छे से ये चीज मैंने पढ़ाई थी। indigestion कब होता है? जब एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी को हटाने के लिए या हम कहें न्यूट्रलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 रिएक्ट कर रहा है जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ, तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये बैलेंस्ड ऑलरेडी है। वर्ड इक्वेशन भी आपको यहाँ पर लिखनी है, तो वर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ब्रैकेट में डाइल्यूट प्लस जिंक, इसको सही से लिख देते हैं, जिंक प्रोडक्ट क्या बना? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, सो बस ये वर्ड इक्वेशन हो गई और ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस तरीके से बस आपको लिखना है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, मैग्नीशियम रिबन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो MgCl2 बनेगा और H2 बैलेंस कर लेते हैं, दो हैं तो कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 लगा देंगे। फिर अगेन वही चीज करनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रैकेट में डाइल्यूट प्लस मैग्नीशियम फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो वर्ड इक्वेशन लिखना अब आपका होमवर्क है। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनेगा Al2SO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होगी। बैलेंस कर लेते हैं, 3 SO4 है यहाँ पर, सो यहाँ पर भी 3 लाने पड़ेंगे। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम।
तीन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, सो यहाँ पर भी मुझे 3 लिखना पड़ेगा, तो ये बैलेंस हो गई। फिर अगेन सल्फ्यूरिक एसिड ब्रैकेट में डाइल्यूट प्लस एल्यूमिनियम, क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। चलो फिर यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, रिएक्ट कर रहा है आयरन फिलिंग्स के साथ, तो यहाँ पर FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, दो हैं यहाँ पर, सो कोएफिशिएंट 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, आयरन क्लोराइड भी कहते हैं इसको, या फिर आप फेरस क्लोराइड भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रैकेट में डाइल्यूट प्लस आयरन, क्या फॉर्म करेगा, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन के लिए बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड सच एज अल्कोहल्स एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स, ठीक है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, तो ये एक्टिविटी आपके NCERT में मेंशन्ड है। इस एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, इस एक्टिविटी में वी टेक अ बीकर, ठीक है, इसमें हम एक कॉर्क लेते हैं, देन वी इंसर्ट 2 आयरन नेल्स, ठीक है, एंड देन फर्दर हम इसको कनेक्ट करा देते हैं विद बैटरी एंड अ बल्ब, ठीक है। यहाँ पर आप की भी ले सकते हो, ठीक है, वी टेक अ की एंड देन इस तरीके से हमारा बल्ब, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सॉल्यूशंस लेते हैं। सॉल्यूशंस किसके लेंगे, इन चारों के ही लेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम अल्कोहल लेंगे, फिर हम ग्लूकोज लेंगे, फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब हमने यहाँ पर पूरा ये सेटअप कर दिया, ठीक है, ये बल्ब है हमारा, ठीक है, दिस इज द बल्ब, दिस इज द एंटायर कनेक्शन, ये आयरन नेल्स हैं, दिस इज द कॉर्क। तो देखो क्या हुआ, जब मैंने यहाँ पर HCl और H2SO4 इनके एक्वस सॉल्यूशंस लिए, उस केस में तो ये सर्किट कंप्लीट है, जो बल्ब है वो ग्लो कर गया। क्यों करा, क्योंकि H+ आयन रिलीज हुआ दोनों ही केस में, है ना। H+ आयन रिलीज होगा, और जब भी आयन रिलीज होता है या आयन फॉर्म होता है, तभी जाके हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, तभी जाके बल्ब ग्लो करेगा। बट अल्कोहल और ग्लूकोज के केस में क्या होगा, दिस बल्ब विल नॉट ग्लो। आप दोनों के ही एक्वस सॉल्यूशंस लोगे, चारों के ही, एक्चुअली सबके एक्वस सॉल्यूशंस हम लेंगे, तो इन दोनों के जब हम एक्वस सॉल्यूशंस लेंगे ना, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों ग्लो नहीं करा, क्योंकि कोई भी H+ आयन रिलीज ही नहीं हुआ, कोई H+ आयन रिलीज नहीं हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं हुआ, एंड हेंस द बल्ब डिड नॉट ग्लो। तो यहाँ पर दीज आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स बिकॉज आयन फॉर्मेशन, H+ आयन फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस और इट डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, why does distilled water not conduct electricity whereas rain water does? जो distilled water होता है ना, ये प्योर फॉर्म होता है बिल्कुल पानी का, और ये ऑब्टेन कैसे होता है, डिस्टिलेशन में 2 प्रोसेस होते हैं, पहला प्रोसेस इवेपोरेशन का, दूसरा कंडेंसेशन का। मतलब यहाँ पर अगर मेरे पास कोई पानी है जिसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज भी हैं, तो इसको मैं इवेपोरेट करूंगी, हीट प्रोवाइड करूंगी, ये वेपर में बदलेगा, वेपर में बदलेगा, फिर इसको मैं एक कंडेंसर से पास करूंगी, ठीक है। डायग्राम देखो मेरे बहुत बुरे हैं, जज मत करो, बस कॉन्सेप्ट समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर इन वेपर्स को हम फिर कंडेंसर से पास करते हैं, ठीक है। ये कंडेंसर क्या करता है, वेपर को चेंज करता है लिक्विड में वापस। तो मुझे यहाँ पर वाटर मिल गया, और ये प्योर वाटर है, क्योंकि जो भी इम्प्योरिटीज थी, इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, नॉन वॉलेटाइल, मतलब ये वॉलेटाइल नहीं होती हैं, वेपर में नहीं बदलती हैं, तो इम्प्योरिटी यही रह गई ना। तो यहाँ पर जो पानी मुझे मिला वो क्या है, प्योर। सो दिस इज द प्योर वाटर, सो इट डज नॉट कंटेन एनी इम्प्योरिटी, नो इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि कोई इम्प्योरिटी नहीं है, तो कोई भी आयन फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। यहाँ पर आयन फॉर्मेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि रेन वाटर ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज। ऑल्सो अगर हम रेन वाटर की बात करें, सो ये जो रेन वाटर है ये एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स से पास करके आ रहा होता है। एटमॉस्फेयर में हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होती हैं जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स क्या करेंगी, पानी के साथ रिएक्ट करेंगी और एसिड बनाएंगी। देखो पानी के साथ इसने रिएक्ट करा तो क्या बना, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, एसिड बना तो H+ आयन फॉर्म होगा, H+ आयन बना तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। समझ गए। तो यहाँ कोई इम्प्योरिटी नहीं है,
कोई आयन फॉर्मेशन की गुंजाइश ही नहीं है। जबकि रेन वाटर के केस में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ऑल्सो गैसेस एसिडिक वाली प्रेजेंट है, एसिडिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट हैं जो कि फर्दर पानी में डिसॉल्व करके यहाँ पर एसिड बना सकती हैं एंड हेंस आयन फॉर्मेशन यहाँ पर पॉसिबल है। इसीलिए ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा और ये नहीं करेगा। ठीक है, चलो। Why do acids not show acidic behavior in the absence of water? देखो कोई भी एसिड ना, जैसे HCl भी है, ये अपना एसिडिक नेचर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप इसको पानी में डिसॉल्व ना कर दो। अब पानी में डिसॉल्व करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फॉर H+ आयन फॉर्मेशन। ठीक है, आयन फॉर्मेशन तभी होगा जब इसको पानी में डिसॉल्व कराओगे, और जब H+ आयन फॉर्म होगा तभी जाके उसको आप एसिड कैटेगराइज कर सकते हो। जैसे अगर मैं HCl की बात करूं, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, गैसियस फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, कभी भी आप उसको एसिड नहीं बोल सकते हो क्योंकि H+ आयन फॉर्म नहीं हो रहा है। बट वंस यू डिसॉल्व दिस इन वाटर इट विल बी टर्म्ड एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि अब वो पानी में डिसॉल्व हो चुका है, अब H+ आयन फॉर्म होगा, H+ आयन फॉर्म होगा तभी उसको एसिड आप बुला सकते हो। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सॉल्यूशंस हैं A, B, C, D एंड E व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर। इनका pH है 4, 1, 11, 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कौन सा सोल्यूशन न्यूट्रल है? न्यूट्रल में pH 7 होता है, विच मीन्स मुझे ये दिख गया क्लियरली D वाला। ठीक है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन जिसका pH जो है सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा pH मुझे ये दिख रहा है यानी कि C। ठीक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक जिसका pH सबसे कम होगा, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से मैंने ये पढ़ा रखा है। ठीक है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन और pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, pH कम तो वो सबसे स्ट्रॉन्गली एसिडिक है ना, तो यहाँ पर सबसे कम pH है 1, विच मीन्स इसका आंसर B होगा। वीकली एसिडिक 1 से ज्यादा और 7 से कम यानी कि हमारे पास 4, तो A हो गया। वीकली एल्कलाइन विच मीन्स एक ही बचा यहाँ पर 9, तो इसका आंसर हो जाएगा E। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने pH का अच्छे से एक्सप्लेन करा था ना, इनवर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, जिस भी बच्चे को ये समझ में आ गया वो इजीली इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। अरेंज द pH इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसका लीस्ट pH होगा। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, तो यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास कैसे आएगा, सबसे ज्यादा लिख देती हूँ मैं, तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसमें होगा जिसका लीस्ट pH होगा। लीस्ट pH कितना है? 1 है, 1 यानी कि B। ठीक है, फिर उसके बाद देखो इसके बाद कितना है? 4 यानी कि A, फिर 7 यानी कि हमारे पास क्या है? D, फिर क्या है? 9 यानी कि E, और फिर लास्ट वाला हमारे पास क्या है? 11 यानी कि C। इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था ना, तो हम लीस्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, इसके पास लीस्ट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि ये तो एक बेस है ना। देखो C क्या है? C का pH है 11, ये तो बेस है, तो इसका सबसे कम है। फिर जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है बढ़ता गया है ना, और pH जो है वो घटता गया। इसका लीस्ट pH होता है, इसका मैक्सिमम pH होता है। ठीक है, pH और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो नेक्स्ट, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स A and B. Hydrochloric acid is added to test tube A while acetic acid is added to test tube B. Amount and concentration taken for both the acids are same. In which test tube will the fizzing occur more vigorously and why? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने 2 मैग्नीशियम के रिबन्स ले लिए, एक में मैंने क्या करा? HCl डाला। ठीक है, दूसरे में मैंने एसिटिक एसिड डाला। किस में फिजिंग ज्यादा होगी? फिजिंग किस वजह से होगी? सबसे पहले तो ये बताओ, हाइड्रोजन गैस की वजह से। रिएक्शन लिख लेते हैं, MgCl2 बनेगा और हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये हो गया, इस तरीके से रिएक्शन अकर करती है, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, बट फिजिंग ज्यादा किस में होगी? जिसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रखा है। तो फिजिंग किस रिबन में ज्यादा होगी या किस टेस्ट ट्यूब में ज्यादा होगी? सो ए वाले टेस्ट ट्यूब में ज्यादा फिजिंग होगी, क्योंकि हेयर वी हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, कंप्लीट डिसोशिएशन यहाँ पर अकर करता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज मोर। ठीक है, ये रीजन भी लिखते जाना।
because the hydrogen ion concentration in the case of a strong acid is more, hence the amount of hydrogen gas evolved is also more, due to which more vigorously the fizzing occurs. I hope this is clear. तो ये क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट पे आ जाओ. Fresh milk has a pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? देखो कर्ड में हमें पता है कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड. एसिडिक अगर कोई भी चीज है तो पीएच बढ़ेगा या घटेगा, मुझे बताओ. पीएच ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा. तो जब ये जो मिल्क है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो रहा है कर्ड में, तो यही तो पूछा गया है ना, पीएच हमारा कैसे चेंज होगा. सो पीएच विल डिक्रीज. बस सिंपल सा आंसर हो गया. Explain your answer. Explanation is very simple because curd contains lactic acid, and whenever any neutral solution or near to neutral solution turns into an acid, so the pH always decreases. ठीक है, तो ये हमारा explanation होगा. A milkman adds very small amount of baking soda. Baking soda क्या होता है? Sodium hydrogen carbonate to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? ये alkaline क्यों कर रहा है? क्योंकि हमें पता है बेकिंग सोडा क्या होता है, एक बेसिक सॉल्ट होता है, ये माइल्ड बेस होता है ना. तो हम बेस को क्यों ऐड कर रहे हैं? हम बेस को बेसिकली इसीलिए ऐड कर रहे हैं सो दैट जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, और पीएच इंक्रीज क्यों कराना है? बिकॉज इफ द पीएच इंक्रीजेस, ये ज्यादा टाइम लगाएगा. ठीक है, इट विल टेक मोर टाइम टू सेट एज कर्ड. ठीक है, कर्ड में कन्वर्ट होने में ये ज्यादा टाइम लगाएगा. क्यों ज्यादा टाइम लगाएगा? क्योंकि पीएच हैज इंक्रीज्ड, है ना. समझो इसको, अगर पीएच 6 है, ये 4 में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, या pH 8 हो गया है तब ये 4 में कन्वर्ट होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा. ऑब्वियसली इस केस में, है ना, बिकॉज इन दिस केस इट हैज़ टर्न्ड एल्कलाइन. व्हाई आर वी टर्निंग इट एल्कलाइन? सो दैट इट टेक्स मोर टाइम टू गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. इट टेक्स मोर टाइम टू डिक्रीज इट्स pH. ठीक है, बिकॉज pH डिक्रीज होगा तो वो और ज्यादा एसिडिक होता जाएगा. समझ में आया? Why does this milk take a long time to set as curd? Because it has turned alkaline. ये alkaline turn हो चुका है अब. Now because the pH has increased, pH increase हो चुका है, so it will take more time to set as curd because of its alkaline nature. ठीक है, any substance which is alkaline in nature, it will take more time to get converted into an acid. ठीक है, so I hope this is clear. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. एक्सप्लेन व्हाई. ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करा था. अगर हमारे पास पीओपी है, ठीक है, हम हमेशा ही उसको मॉइस्चर प्रूफ इन्वायरमेंट में रखते हैं, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं, बिकॉज व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्सड विद वाटर, ठीक है, और इट accidentally reacts with water, so it gets converted into a solid hard mass. ठीक है, and what is that solid hard mass? That is gypsum. ठीक है, तो ये हमारे पास जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है अगर पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से हमेशा इसको हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं. ठीक है, चलो, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव 2 एग्जांपल्स. बहुत ही सिंपल है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है और पानी. तो एक तो ये हो गई. इसके अलावा कुछ और ले लो, KOH प्लस H2CO3 ले लेते हैं. ठीक है, तो ये बनाएगा K2CO3 प्लस H2O. इसको हम बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, 5 यहाँ पर हो गए, 5 यहाँ पर भी होंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग हो गई. तो ये 2 इक्वेशंस हैं. ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं. कोई भी आपको बेस लेना है, कोई भी आपको एसिड लेना है, तो बना दो सॉल्ट और पानी, एंड दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. गिव 2 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. यार इतना सिंपल क्वेश्चन. वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, सो इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. एक ये होता है. ऑल्सो बोरैक्स बनाने में हम इसका यूज कर सकते हैं. क्लीनिंग पर्पस के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत सारे हमारे यूजेस हो जाते हैं. फिर बेकिंग सोडा की बात करें
तो यहाँ पर आपको पता है क्रिस्पी पकौड़ास बनाने में यूज़ करते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम यूज़ करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स। अलॉन्ग विद दैट हमने पढ़ा है हम एज एन एंटासिड भी इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये माइल्ड एडिबल बेस होता है, ठीक है। तो यार विद दिस वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजिली समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चंस यार बिल्कुल हलवा है, ठीक है, हलवा समझो इसको और खा जाओ। और इससे डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं CBSE में, जिनकी प्रैक्टिस इस चैनल पे मैं आप लोगों को करवाने वाली हूँ। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड, रिलैक्स करो, सारी वीडियोस हम लोग आपके लिए बना देंगे, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है। सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।